हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न है, गठबंधन सरकार को समझाओ, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था क्या है, समुदाय आधारित संगठन क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या भारतीय मीडिया लोकतंत्र का संरक्षक है। तो ये प्रश्न हमको करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके, क्योंकि मेंस आने वाला है, आपका प्री का रिजल्ट आ चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से फ्लो चार्ट में इन क्वेश्चन को लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखो फ्रेंड्स, जब हमको सिंगल 6 नंबर में लिखना रहता है और केवल हम अभी नॉर्मली आंसर लिख रहे हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम एक 6 नंबर के प्रश्न को पूरा पेज भर के लिख पाएँ, क्योंकि 6 नंबर के में आंसर में हम ज़्यादा भी लिख लेंगे ना तो भी हमको उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हमने दूसरे प्रश्न अगर हमने छोड़ दिए तो सीधे सीधे हमारे 15, 11, 12 जो भी नंबर हमारे आने वाले हों वो रह जाएंगे। तो इसलिए हमें 6 नंबर पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस ये है कि हमको क्वेश्चन पता होना चाहिए और हमको कम लिखना है। तो कम लिखने के लिए पॉइंट और फ्लो चार्ट जो होते हैं इस प्रकार के फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, जो मैंने आपको एक बार फ्लो चार्ट बना के भी बताई थी। तो वो आपको ज़्यादा मेंशन करना है। तो आप लोग ये सोचिए कि 6 नंबर 5 नंबर में ज़्यादा डाटा ना डालें, क्योंकि उतना लिख नहीं पाएंगे आप। अब देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार को समझाओ, उसकी विशेषताएं बताओ। ये मेरे पॉलिटी का नोट्स है। पॉलिटी के नोट्स में आपको ये सभी मिलेंगे। पॉलिटी के नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी मिल सकती है। अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं हमारे फर्स्ट से 6 पेपर तक का तो आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस जो भी आप पैकेज लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। गठबंधन सरकार क्या होती है? विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। जो विभिन्न दल होते हैं या राजनीतिक अलग अलग पहचान रखते हैं, उनसे उनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। यह या तो चुनाव के पूर्व हो जाता है या ये चुनाव के बाद हो जाता है। तो गठबंधन क्या होता है? विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग दल के होते हैं, अलग अलग राजनीति पहचान रखते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ दल, कोई भी क्षेत्रीय दल है वो किसी दूसरे दल में मिल जाता है, बड़े दल में मिल जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दल जब एक एक मिल जाते हैं, आपसी समझौता हो जाता है, उसको गठबंधन कहते हैं। ये चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद होता है। जब किसी दल को प्रतिनिधि सदन में स्पष्ट बहुमत ना मिले तब गठबंधन सरकार का निर्माण होता है, ताकि नंबर ऑफ सीट होती है विनिंग के लिए वो मिल जाए। जब किसी दल को प्रतिनिधि सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब जो मेन सदन होता है वो वहाँ पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकार बन जाती है। यह भारतीय लोकतंत्र की विशेषता समृद्ध राजनीति का परिणाम होती है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं गठबंधन सरकार की? इसमें स्थायित्व नहीं हो सकता। कभी भी पार्टियों के बीच अगर मतभेद होता है तो बीच में ही टूट जाता है। विचारधारागत समानता, जैसे कि विचारधारा जो है, विचारधारा में अगर जो समानता नहीं मिले तो वो समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है। अगर गठबंधन 2-3 पार्टी मिलके कर रही हैं और जो एक मेन पार्टी होगी उसी की ज़्यादा प्रधानता रहती है, बाकी छोटे दल जो होते हैं दब जाते हैं। दबाव की राजनीति इसमें बन जाती है। गठबंधन नेताओं के आधार पर होता है। दल बदल की प्रवृत्ति इसमें हो जाती है। तो ये गठबंधन सरकार की विशेषताएं, गठबंधन क्या होता है ये लिखा और फिर हमने उसकी विशेषताएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषताएं और कमी बताइए। फ्रेंड्स, जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे नोट्स भी होंगे। सबके पास अपना एक प्रॉपर बना होगा। अगर आपने अपना खुद का नोट्स बनाया है तो सही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करें। और एक और बात जो मैं अब 2-3 वीडियो में अपने बता चुकी हूँ कि बहुत सारे इंदौर, भोपाल, जबलपुर में दुकानदारों ने कुछ कुछ पीडीएफ्स लेके कॉपी करा के रख ली है दुकानों में, और ये बोल के कि ये हमारे पास पूरे नोट्स हैं जीके विद आकांक्षा। तो ये नोट्स उन लोगों के पास प्रॉपर नहीं है और उनके साथ ना आपको ग्रुप मिलेगा, ना आपको उसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना आपको हमारे करंट अपडेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे पैसा फंसाना ना फंसाएं, आधे अधूरे नोट्स ना लें, क्योंकि दुकानदार आपके साथ धोखा कर रहे हैं।
भारतीय निर्वाचन व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषता और कमी बताइए। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जो व्यवस्था कराई जाती है उसे हम भारतीय निर्वाचन व्यवस्था कहते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें स्वतंत्र चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, उसे हम भारतीय निर्वाचन व्यवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ये मतलब सार्वभौमिक मताधिकार होता है। सभी वयस्कों को इसमें किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, सभी इसमें वोट दे सकते हैं। गुप्त मतदान व्यवस्था इसमें होती है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, राजनीतिक दलों की इसमें भूमिका होती है। SC ST के लिए आरक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। भारत की निर्वाचन व्यवस्था में दी जाती है। तो भारत की निर्वाचन व्यवस्था की हमने क्या विशेषताएं लिखी? संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान व्यवस्था, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, राजनीतिक दलों की भूमिका, SC ST के लिए आरक्षण। समस्याएं क्या है? समस्या इसमें क्या है? चुनाव में धन बल बाहुबल का प्रयोग होता है। चुनाव प्रणाली जो बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है। कोई भी दल अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसका पैसा बहुत खर्चा हो जाता है। मतदान का निम्न प्रतिशत रहता है। लोग मतदान में कम रुचि लेते हैं। राजनेताओं से विश्वास भी उठ जाता है। तो ये से समस्याएं है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की। राजनेताओं से विश्वास इसलिए उठ जाता है क्योंकि जो समय पे जो मांगे जो क्या करने का बोला जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे, यहाँ पे ये करवा देंगे, आपके घर के पास ये हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव नेता बन जाता है तो वो जो मांगे हैं वो नहीं हो पाती, जिसके कारण हर व्यक्ति का राजनेताओं से विश्वास उठ जाता है। अब हम करने वाले हैं समुदाय आधारित संगठन क्या है, इसकी आवश्यकता समझाओ। तो वह स्तर जिसमें समुदाय के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्य को नियोजित करने के लिए और अपने विशेषज्ञ संस्थाओं व संगठनों के मध्य परस्पर संबंधों और उच्चतम सेवा प्राप्त करने के चेतन प्रयास किए जाते हैं। क्या होता है? तो वह संगठन का स्तर जिसमें समुदाय के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से कार्य को नियोजित किया जाता है, विशेषज्ञ संस्थाओं संगठनों के मध्य उच्चतम सेवाओं के प्रयास किए जाते हैं, समुदाय आधारित संगठन कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? समुदाय पहले से ज़्यादा इसकी आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि समुदाय जो है पहले से ज़्यादा जटिल हो रहे हैं। दूसरा, समाज कल्याण संस्थाओं की संख्या बढ़ रही, मतलब सामाजिक कल्याण जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आवश्यकता समाज के कल्याण के क्षेत्र में मतलब समाज कल्याण के क्षेत्र में इसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं क्योंकि एक समुदाय होता है वो अपने समुदाय की रक्षा अच्छे से कर पाता है। परस्पर कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान और निपुण की आवश्यकता पड़ती है। एकता और सहयोग की भावना इसके द्वारा बढ़ती है। तो क्यों पड़ रही है? क्या होते हैं कि जब समुदाय के लोग एक साथ कोई चीज़ करने का प्रण लेते हैं, एक साथ कुछ करने का निश्चय करते हैं और आपस में उसके प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समुदाय आधारित संगठन कहलाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि समुदाय पहले से ज़्यादा जटिल हो रहे हैं, संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, परस्पर कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान और निपुण की आवश्यकता पड़ रही है, एकता और सहयोग की भावना बढ़ रही है। तो ये सभी समुदाय आधारित संगठन हैं और उसकी ये आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय मीडिया लोकतंत्र का संरक्षक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो मीडिया है, आजकल का जो मीडिया है, क्या वो लोकतंत्र की रक्षा सही से कर रहा है? क्या वो लोकतंत्र का संरक्षक है? तो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वहाँ का मीडिया सशक्त, निष्पक्ष और दबाव मुक्त रहे। मतलब एक अगर स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र, तो मीडिया पे किसी का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, मीडिया सशक्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया को लोकतंत्र का रक्षक इसलिए कहते हैं क्योंकि मीडिया ही है जो शासन और जनता के बीच कड़ी का कार्य करती है। मीडिया ही शासन और जनता के बीच क्या है? एक कड़ी का काम कर रही है। यदि मीडिया तटस्थ व निष्पक्ष भूमिका का निर्वहन करे तो वह जन समस्याओं को शासन के समक्ष बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। मतलब मीडिया अगर निष्पक्ष हो, किसी एक के प्रति विश्वास ना, मतलब एक किसी एक के प्रति ज़्यादा तटस्थ ना रहे, एक किसी के प्रति ज़्यादा पक्षदार ना हो, तो मीडिया जो है
शासन के समक्ष बेहतर ढंग से जन समस्याओं को ला सकता है। शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजना का आम जनता तक पहुंचना मीडिया का ही महत्वपूर्ण कार्य है। शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो मीडिया के द्वारा ही लोगों तक पहुंचती हैं। इसी तरह मीडिया अपनी भूमिका को एक ईमानदारी पूर्वक निर्वहन से जनहित का संरक्षण कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने लिखा क्या भारतीय मीडिया लोकतंत्र का संरक्षण। इसी प्रकार से सभी मेरे जितना भी आंसर राइटिंग मेरे कॉपी में है, जितने भी मेरे नोट्स हैं 1 to 6 पेपर की 25 बुकलेट है तो प्लस 12 फाइल 3 मार्कर है, 8 फाइल सोल्ड पेपर है। इस प्रकार आपको टोटल 45 मेंस की बुकलेट मिलेंगी और 16 बुकलेट आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी। दोनों मिला के आपको 61 बुकलेट मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है? तो जनता, लोकतंत्र मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो विशेषताएं क्या है? शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। मतलब शासन की एक प्रणाली, लोकतंत्र जो होता है वो संपूर्ण जनता का इसमें शासन होता है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण इसमें जनता द्वारा होता है। लोकतंत्र शासन एक साधन है। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। यह विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। लोकतंत्र क्या है? एक विकासशील शासन है और यह विकास की कई अवस्थाओं से गुजरा है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप हैं। एक होता है संसदात्मक शासन और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। एक क्या होता है? संसदात्मक शासन होता है, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन होता है। इसके गुण क्या होते हैं लोकतंत्र शासन के? सार्वजनिक हित, कार्य कुशल, अच्छे तरह से शासन करना, क्रांति से सुरक्षा, संविधानवाद में आस्था और देशभक्ति शिक्षा, ये सभी लोकतांत्रिक शासन के गुण होते हैं। जिसमें संविधान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था बताई जाती है, न्याय की समाज सभी को समान न्याय बताया जाता है और देशभक्ति सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो ये जनता का शासन है लोकतंत्र का। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि ये दबाव समूह के लक्षण है और राजनीतिक सहभागिता है। अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी हमारी फ्री मिलती है। टेस्ट सीरीज़ में आपको पूरे टेस्ट, उसके बाद उसकी मॉडल आंसर शीट दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप और कहीं से नोट्स लेते हैं, मेरे कोई आपको देता है तो आपको ग्रुप नहीं मिलेगा। एक जो भी नोट्स लेगा उसी को एक ही ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। 500 प्लस लाइव क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आपको 20,000 प्लस फ्री लाइव क्विज कराया जाएगा। T20 फ्री लाइव क्विज रहेंगे जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और मेरा आपको कोड डाल देना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको 60 दिन का फ्री लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा, लाइव MCQ मिलेंगे, इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, फाउंडेशन प्री प्लस मेंस की आपको क्लासेस मिलेंगी 29 दिसंबर से, जिसमें हम आपको जल्द से जल्द अपना इनरोल करा लीजिए अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा आप रिवीजन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा आपको अब वेट नहीं करना है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, आपको रिवीजन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन जो 270 रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी जिसमें आप बहुत सारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटे आप डेली लाइव क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना जो आप इनरोल कराएंगे आप क्लासेस को, उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। 29 दिसंबर से ये सेशन स्टार्ट होना है। 12 सेशंस इसमें रहेंगे, 12 सेशन इसमें रहेंगे और हर वीकली सब्जेक्ट वाइज ये रहेगा। इसके अलावा अगर आप MPPSC की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इनरोल कराना ये 10 महीने का बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फाउंडेशन बैच MPPSC प्रीलिम्स और मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 29 दिसंबर से इसमें आपको टॉप फैकल्टी से पढ़ने मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेगा, वीकली और मेगा क्विज मिलेंगे आपको। कंप्लीट मेंस प्रिपरेशन आंसर राइटिंग आपका 35 दिन का ये कोर्स है जो आपके जो सपने हैं उनको फुलफिल कर देगा। ये एक स्वप्न पूर्ति कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर है जो जिनको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको पढ़ाएंगे। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।